हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे करंट 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 लगा दो तो करंट लगाने आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी लेके। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वही रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और नए नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे। एक इजी चैप्टर है। इजी इसलिए क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन बोर्ड या कंपटीशन में आएंगे वो सारे आपके किए हुए रहेंगे। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी को बार बार लगाना है। ठीक है, और एक लेंदी चैप्टर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ढेर सारे हैं। सो ये इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा, आसान भी है अगर अच्छे से पूरा डेप्थ में पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, और लेंदी भी है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक। और आज पहले लेक्चर में थोड़ी हम लोग क्लासिकल चीज़ें पढ़ेंगे ना, कहानी वगैरह की, करंट होता क्या है, करंट बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन भी आता है, I = VDE/NA। यहाँ तक आज पहुँचेंगे और थोड़ा सा ओम्स लॉ भी आपको हम दिखाएंगे। ओम्स लॉ सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दिखाएंगे वो कि कैसे हुआ ये चीज़, मज़ा आएगा क्लासिकल थ्योरी लेके। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। लिखना तो पड़ेगा भाई, जैसे ऐसे मैं लिखता जाऊँ। जो आलसी लोग हैं वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, अभी डिसलाइक मारेंगे सब आलसी, वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी आपकी प्यारी सी वेबसाइट www.physicswala.alakpande.com। नीचे कमेंट में हमने लिंक दे दिया है। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नींद से जागो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हो अच्छा समय हो। और हेडिंग लगाएंगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आपको करंट लगाते हैं, हर किसी को कभी ना कभी जिंदगी में एक बार करंट लगता है जी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अभी तक क्या चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो, जो चार्ज था, जब वो चार्ज रेस्ट पे था तब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके 2 चैप्टर आपने पढ़े अभी तक मेरे साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अभी इसमें कुछ लेक्चर और धीमे धीमे डाल देंगे। अब चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज इन मोशन। तो चार्ज के मोशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है चार्ज का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना, कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और एक होगा चार्ज का मोशन वेरिएबल वेलोसिटी से, मतलब यहां पे ये भी कह सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, और ये वाला एक्सेलरेटेड नहीं है। तो चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो जो ब्रांच हम पढ़ते हैं वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चैप्टर पूरा इसी पे होगा। हमारे जो भी चार्ज होंगे बेसिकली इलेक्ट्रॉन होगा, मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। और अगर यही इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, अपना डायरेक्शन चेंज करे, अपनी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करे, तब मैग्नेटिज्म भी इन्वॉल्व हो जाती है और आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी जितनी भी बात होगी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ऑल्दो आज के लेक्चर में बीच में ऐसा लगने लगेगा कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग स्पीड से चल रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है, फिर धीमे धीमे मैं रियलाइज कराऊंगा कि वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। शुरू किया जाए, तैयार हैं? चार्ज को मूव कराना स्टार्ट किया जाए। चलिए चार्ज का मोशन पढ़ते हैं, चार्ज का मोशन पढ़ते हैं। तो यार पहले थोड़ी सी क्लास 10th वाली बातें कर लें कि करंट क्या होता है, आप जानते हैं कि नहीं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, देखें आप जानते हैं कि नहीं, सबको पता होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ, सबने पढ़ा होगा ना ये, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही होता है करंट। करंट का सिंबल क्या यूज करते हैं, करंट का सिंबल यूज करते हैं I। I इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, यही तो होता है ना। रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज डिवाइड बाई टाइम, चार्ज फ्लोन पर टाइम। तो एक करंट भी 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है करंट एवरेज
कोई एवरेज करंट निकालने को बोले तो क्या करो, यही फॉर्मूला लगा दो, है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जितना चार्ज फ्लो किया जितने टाइम में फ्लो किया, क्यू बाई टी लिखते हो, उसी को मैंने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दे दिया। कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, कितना चार्ज, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से मान लो इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है डेल्टा टी टाइम में। एक कोई क्रॉस सेक्शन पकड़ लिया, इससे मान लिया डेल्टा क्यू चार्ज निकल रहा है डेल्टा टी टाइम में। और एक होता है आई इंस्टेंटेनियस, सब पता होगा आपको, जैसे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस तब निकालेंगे जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल में हमें करंट देखना हो, है ना। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में क्या बोलेंगे, डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो ये सब आप वेलोसिटी वगैरह में कई बार फिजिक्स में पढ़ चुके हो। तो एक एवरेज करंट होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एक इंस्टेंटेनियस करंट होगा डी क्यू बाई डी टी। इस चैप्टर में मैं बहुत इजीली आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा। अब आप समझ जाना, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और क्या बात कर लें, करंट की यूनिट की बात कर लें, यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगी भैया, क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज किस में लेते हैं, कूलॉम्ब में लेते हैं, कूलॉम्ब में लेते हैं, और टाइम किस में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं। तो कूलॉम्ब पर सेकंड, और कूलॉम्ब पर सेकंड का नाम क्या रखा गया फिजिक्स में, एम्पियर रखा गया, कैपिटल ए। अगर याद हो तो एम्पियर बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आप क्लास 11th पढ़े थे, उसमें से एक एम्पियर भी थी, ठीक है। कूलॉम्ब नहीं है फंडामेंटल, एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। सर एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट। और क्या बातें होती है, इतना नोट कर लो, करंट एवरेज, करंट इंस्टेंटेनियस। इस पर 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, इस पर सवाल करा देते हैं। अच्छा, सवाल कराने से पहले करंट कैसी क्वांटिटी है, एक ये भी बड़ा हर क्लास में चलता होगा ना, आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ लोगे, स्कूल में भी, कि करंट कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। एक बहस होती है इस पर भी ना, कि स्केलर है कि वेक्टर है इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर या वेक्टर। अब जिसने इसके बारे में नहीं सुना, क्या बोलूँ उसके लिए समझ ही जाओ, मतलब कितनी कम पढ़ाई की है तुमने ज़िंदगी में। जिसने सुना है वो समझ रहा होगा कि स्केलर वेक्टर को लेकर इसमें हमेशा डाउट रहता है। सर मैंने भी नहीं सुना, पर मैं किसी को बताऊंगा नहीं, कोई सुन नहीं रहा सर, वीडियो देख लूँगा कोई बात नहीं, मिटा रहे। आई एवरेज इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी। चलिए आगे बढ़े, क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर रहा पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है, मिटा दिया जाए, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक बड़ी बहस होती है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप जानते हो कि करंट के पास डायरेक्शन होता है, बार आई बोल दूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। तो जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं, बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं बट करंट वेक्टर नहीं होता, बिकॉज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, हेड टेल लॉ ऑफ एडिशन, उनको फॉलो नहीं करता। करंट स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड हो जाता है, करंट एड्स अप लाइक स्केलर क्वांटिटी। जैसे समझाते हैं, आसानी समझो। जैसे मान लो यहाँ से आया 2 एम्पियर का करंट, और मान लो यहाँ से आया 3 एम्पियर का करंट, और मान लो इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो अगर ये दोनों वेक्टर होते तो हम क्या करते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, ऐसा कुछ नहीं। करंट में दोनों जुड़ के 2 और 3 जुड़ के 5 एम्पियर बन जाते हैं, स्केलर एडिशन। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। जैसे मान लो इसी 2 एम्पियर और 3 एम्पियर में एंगल चेंज कर दूँ, यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से 3 एम्पियर आया, और मान लो एंगल है 90 डिग्री, तो इस बार आंसर कुछ और आना चाहिए भाई। वेक्टर एडिशन में एंगल मैटर करता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 आना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं, दोनों को जोड़ के देखा हमने, करंट अभी भी कितना आया, 5 एम्पियर। यानी वेक्टर का करंट का जो एडिशन है वो स्केलर क्वांटिटी जैसा होता है। अरे 5 kg, अरे सॉरी 2 kg 3 kg जोड़ो कितना आएगा, 5 kg। अब चाहे 2 kg के ऊपर 3 kg ऐसे रखो वैसे रखो, कोई फर्क नहीं, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो स्केलर क्वांटिटी सीधा सीधा ऐड हो जाती है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ
एंगल, है ना, ठीक है। तो अब करंट वेक्टर होनी चाहिए थी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वैसे, और ऐड होती है स्केलर क्वांटिटी। तो करंट को स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हो अगर ऑप्शन में टेंसर ना लिखा हो। अगर टेंसर लिखा हो तो टेंसर बोलना पड़ेगा, है ना। बेसिकली करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, नोट कर लो। करंट, अब टेंसर आपके सिलेबस में कहीं है नहीं, इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे प्रेशर होती है टेंसर क्वांटिटी। बट अगर आपके पास 4 ऑप्शन में टेंसर नहीं दिखाई पड़ रहा है और स्केलर दिखाई पड़ रहा है तो स्केलर मार दो। मतलब प्रायोरिटी क्या रहेगी करंट की, पहले तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो स्केलर मार देना, वेक्टर तो मारना नहीं। और अगर टेंसर मिल जा रहा है तो टेंसर मार लो, यानी प्रायोरिटी रहेगी पहले टेंसर। अगर टेंसर क्वांटिटी दिखती टेंसर, अदरवाइज स्केलर। अब ये पूरी एडवांस, अब जब फिजिक्स पढ़ोगे, बीएससी फिजिक्स पढ़ोगे, है ना, ग्रेजुएशन करोगे तब मिलेगा। इवन बीटेक में भी नहीं मिलेगा। जो लोग बीटेक करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, वो भी टेंसर क्वांटिटी नहीं समझ पाएंगे, उनके में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स में जो जाएंगे या एडवांस फिजिक्स में जो जाएंगे उनको मिलेगा, प्योर फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए ज़िंदगी में कभी अगर मैं बीएससी फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया 12th के बाद तो जरूर ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि 4 ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर मार देंगे, अदरवाइज स्केलर। तो भैया करंट वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं होती है जबकि उसके पास डायरेक्शन है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है। आकाश के हम होश में अब आए ना पाए, आकाश के, अब नोट कर लिया, होश में हम आए ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के। जो लोग मेरा वीडियो इंटू 2 की स्पीड देखते हैं उनको ऐसे दिखता होगा, गाते ही जाए आकाश के अब होश में हम आए ना पाए, है ना। कई लोग होते हैं इंटू 2 में देखते हैं, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। अगर अभी भी वो लोग 2 की स्पीड देख रहे होंगे तो ये 2 × 2 4 की स्पीड हो गया, वाह। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया करंट कैसी क्वांटिटी होती है। करंट होती है हमारी टेंसर क्वांटिटी, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी पे मार देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, करंट का फॉर्मूला समझ में आ गया। आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इफ Q is equals to t square plus 4t plus 5, find I average, find I instantaneous at t is equals to 3 seconds and I average from 0 to 2 सेकेंड। चलिए ट्राई करें इसको जल्दी से। 2 रुपीज़ क्वेश्चन है ये। 2 रुपीज़ क्वेश्चन को आप खटाक से करके दिखाएंगे। आकाश के अब होश में हम आए ना पाए। आई इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा? डी क्यू बराबर डी टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 4t का डिफरेंशिएशन 4, 5 का डिफरेंशिएशन अंडा। भैया कांस्टेंट डिफरेंशिएशन अंडा होता है, 0 होता है। अब यहाँ t की वैल्यू क्या रख दोगे? 3 सेकंड। t इज इक्वल्स टू 3 बोला है तो t की जगह 3 रख दो। तो 2 × 3 + 4, 2 3 6, 6 4 10, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? आई एवरेज। तो क्या एवरेज के लिए भी डी क्यू बाई डी टी लगाओगे? बिल्कुल नहीं। एवरेज के लिए क्या बोला है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 मतलब बाद वाला चार्ज, Q1 मतलब पहला वाला चार्ज। तो कहाँ से कहाँ बोला है? 0 से 2 सेकेंड्स, यानी Q एट 2 सेकेंड्स माइनस Q एट 0 सेकेंड्स डिवाइड बाई टाइम T2 माइनस T1, 2 माइनस 0। ठीक है। अब Q एट 2 सेकेंड क्या होगा? ये Q का एक्सप्रेशन है, इसमें T की वैल्यू 2 रख दो और Q एट 0, T की वैल्यू 0 रख दो। यहाँ से चार्ज की वैल्यू रखनी है। समझो बात को। एवरेज करंट, एवरेज पूरे कहानी का एवरेज बताओ, एक इंस्टेंट पे नहीं। ये बोल रहा है T इज इक्वल टू 3, कहानी देख रहे हैं T इज इक्वल टू 3 पे क्या करंट? 10 एम्पियर। और आराम से देख रहे हैं 2 सेकंड में कितना करंट हुआ, एवरेज लिखा। तो एवरेज के लिए Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। तो Q एट 2 सेकंड्स निकाल लो, यहाँ 2 रख दो T की जगह। 2 स्क्वायर 4 + 4 × 2 + 5, 4 8 12 5 17 कूलम। और Q एट 0 सेकेंड निकाल लो। Q एट 0, सब में 0 0 रख दो, 0 0 आएगा 5 कूलम। तो 17 माइनस 5/2, 12/2 मतलब 6 एम्पियर। तो जो एवरेज करंट है वो 6 एम्पियर है। 3 सेकंड पे अचानक से करंट ज़्यादा है तो 10 दिख रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है करंट टाइम के साथ। T स्क्वायर + 4t + 5। करंट की वैल्यू देखो 2t + 4, यानी अगर करंट का ग्राफ में प्लॉट करूं टाइम के साथ तो दिख जाएगा वेरिएबल करंट। I
वर्सेस टी। देखो स्ट्रेट लाइन है, 2t प्लस 4, 2t प्लस 4, 2t प्लस 4, ये बनेगा, यही तो बनेगा स्ट्रेट लाइन। टी की वैल्यू 0 रखो, करंट की वैल्यू 4 आएगी, ये 4 एम्पियर 0 रखने पे। समझ में आ रहा है? करंट चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। और टी की वैल्यू उठा के एक बार 2 रख के देख लो, 2 2 ज़ा 4 4 8, सॉरी 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे हो रहा है 8 एम्पियर। बोलो, कुछ समझ में आया? टी की जगह मैंने कितना रख दिया एक बार, 2 2 2 ज़ा 4 4 8, ऐसे दिखाने के लिए बता रहे हैं, 4 4 8। तो आप देख रहे हो 0 से 2 सेकंड के बीच में करंट 4 से लेकर 8 के बीच में वैरी कर रहा है, तो एवरेज आ गया 6 एम्पियर। ये ऐसे ही फील के लिए फॉर्मूला समझ में आया। इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या टेंशन है? तो चार्ज से करंट निकालना बच्चों का खेल है, और करंट से चार्ज निकालना वो भी बच्चों का खेल है। वो करके हम देखें, चलो देखते हैं। मिटा रहे हैं? अरे आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। सर हु इज दिस आना? सनम तुम्हें पाने का ये था सारा बहाना। आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। ओह हु इज दिस आना? इट इज अ गाना। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज I is equals to t square plus 1. Find charge flown through a cross section between 0 to 3 second. Also find the number of electrons that flows in this time। ठीक है, उसी क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन भी पास कर रहे हैं। बाकी मेरी इंग्लिश आपको पता है, मैंने हार्वर्ड से इंग्लिश पढ़ रखी है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ट्राई करें। इस बार करंट देके चार्ज पूछा, कर सकते हो, बहुत आसान है। फॉर्मूला वही है क्या, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो इस बार तो चार्ज दिया नहीं, क्या करें सर, क्या करें क्या करें क्या करें, अरे क्या करें सर, आई भाई बताऊं इसको। तो आप डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी भी तो लिख सकते हो। अब इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट, ये सांप जैसा क्या है, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है। इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी। डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे क्या मिल जाएगा, डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे क्यू मिल जाएगा। और आई डी टी का इंटीग्रेशन लगा दो। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना चाहिए हमको, चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड्स। तो आई की जगह टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ 0 to 3। नहीं समझ में आया। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज चाहिए तो आई डी टी कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। इंटीग्रेट कर दिया, डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी डी। डी क्यू कोई क्यू यहाँ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी में आई की वैल्यू रखी, डी टी की वैल्यू। अब इंटीग्रेट करना आपको आता ही होगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई 3 प्लस 1 डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, हाँ या ना। 1 डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 0 से लेके 3, यहाँ पे टी की जगह 3 रखो, फिर टी की जगह 0। तो 3 क्यूब बाई 3 प्लस 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3 प्लस 0, वो तो 0 हो गया। तो आंसर आ रहा है 27/9 यानी कि 27/3 यानी कि 9 प्लस 3 12 कूलम। कितना चार्ज फ्लो किया, 12 कूलम। छोटा होता है कि बड़ा, बहुत ज़्यादा होता है ये। 12 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है कितने समय में, 0 से 3 सेकेंड। यानी अगर कोई क्रॉस सेक्शन रहा होगा जिसमें से एक करंट पास कर रहा होगा, तो अगर 0 से लेके 3 सेकेंड तक आप अपनी आंख यहाँ टिकाए रहो और गिनते रहो चार्ज कितना पास हुआ, तो 0 से 3 सेकेंड में 12 कूलम का चार्ज पास हुआ, 12 कूलम का चार्ज पास हुआ। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, एवरेज नहीं। क्लियर है बात, क्लियर है, क्लियर है। फिर क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज इन दिस टाइम। तो यार चार्ज पता चल गया, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। आप लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही लेक्चर में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। इससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे।
कि इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, लगा दो Q इज इक्वल्स टू एनी, लगा दो Q इज इक्वल्स टू एनी। Q की वैल्यू कितनी है 12 कूलम, N की वैल्यू नहीं पता, यही तो चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे ये पढ़ा था कि नहीं, Q इज इक्वल्स टू NE, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इज इक्वल्स टू एनी लगा दिया। इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन पास किए होंगे, पुचिक 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 पुचिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कई लोग ने कमेंट कर दिया इट इज -1.6, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो, Q इज इक्वल्स टू माइनस एन ही कर लो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। यहाँ से N की वैल्यू आपको मिल जाएगी, N इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई दिस क्वांटिटी, 12/1.6, तो इसकी वैल्यू आएगी 7.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इतने झोला भर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेंगे 0 से 3 सेकंड में। तो इस तरह के सवाल मैंने आपको करा दिए, और नहीं करा रहा। I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल I dt, Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल I dt। यहाँ से देखो यही तो आया, dq का इंटीग्रेशन करोगे Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल I dt। अच्छा ये तुमने पहले भी पढ़ रखा था। एक बात बताओ, अगर ये करंट कांस्टेंट हुआ, ऐसी फील के लिए, सब बहुत ही बच्चों वाली चीज है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट, तो सिंपल I इज इक्वल dq बाई dt, dq इज इक्वल टू इंटीग्रल I, आता होगा भाई। तो हमने कहा dq का इंटीग्रेशन q, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अब मैं कह रहा हूं मान लो करंट कांस्टेंट होता, करंट अगर कांस्टेंट होता तो इस हिसाब से बाहर आ जाता, इंटीग्रेशन बाहर आ जाता, तो हम लिखते q इज इक्वल्स टू I, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता, टाइम। करंट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कब, जब करंट कांस्टेंट है, तब q इज इक्वल्स टू IT, ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, q इज इक्वल्स टू IT। कब लगेगा ये, जब कांस्टेंट करंट, ओके, यहाँ कांस्टेंट था नहीं, इसलिए यहाँ ये नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ आप बोलते q इज इक्वल्स टू IT तो गलत आंसर आता भाई। करंट में क्या है, t² + 1, करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और तुम्हें चार्ज चाहिए 0 से 3 सेकंड में, तो यहाँ क्या वैल्यू रखोगे t की, 3 रख दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। शुरू में तो चार्ज कम गया होगा ना, शुरू में करंट देखो कम है, t पे डिपेंड कर रहा है, जब t 0 है तो करंट कम है, तुम यहाँ 3 रख के गलत कर दोगे। ये वेरिएबल करंट का केस था, तो q इज इक्वल्स टू IT आप नहीं लगा सकते, ये लगा सकते हो q इज इक्वल्स टू IT जब कांस्टेंट करंट हो। सर अब इतनी किसकी बोली, में डर गया, मिटा दें। क्लियर हो गई सारी बातें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोले, चार्ज देके करंट बोले, ऐसे कर लो, करंट देके चार्ज बोले, ऐसे कर लो। नोट कर लिया, बॉक्स बना लिया, डिब्बा बना लिया, खुशी हो गई, मिटा दें, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अब चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी, यानी द क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी में। अब मैं यहां से जो भी बोलूंगा, मैं गीता पे हाथ रख के बोलता हूं, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ये सारी चीजें मैंने किसी न किसी किताबों में पढ़ी है, किसी एक किताब की नॉलेज नहीं है, मिक्सअप नॉलेज है। ज्यादा चीजें मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ NCERT से आए। ये कहानी है, ये कहानी मतलब बाद में लिखी गई, पहले रिजल्ट देखे गए। हमने देखा कि करंट ऐसा ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलता है, एक्सपेरिमेंट किए ये होता है, तो हमने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। हमने नहीं बनाई हम क्यों बनाएंगे, हम बनाते बच्चों बहुत ही अच्छी कहानी बनाते, ठीक है, ये बड़ी खराब है। तो इन्होंने एक कहानी बनाई कि क्या ऐसे करंट फ्लो करता होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता होगा, ऐसे ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन। अरे हकीकत है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलता है, एकदम एकदम प्यार में, एकदम आराम से, ऐसे खिचिक खिचिक, ठीक है। कहानी है, हम क्या करें, कहानी सुनानी पड़ेगी, ये बड़ा ही मतलब बच्चों को बड़ा बोरिंग लगता है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। कहानी है कि चलो लिख ही देते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कई लोग तो खुश हो गए, कहानी सुनेंगे ईयरफोन लगा के एकदम, है ना, हाथ में पॉपकॉर्न लेके बैठ गए। अरे भैया डेरिवेशन करनी है, एग्जाम में आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहानी सुनाएंगे पर इंपॉर्टेंट बात को आप याद रखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं हम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका फील भी समझना है आपको। शुरू किया जाए, इसको कई लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन, लिख लो, मैं नहीं लिखूंगा, गैस मॉडल, इलेक्ट्रॉन, अभी समझाएंगे ऐसा क्यों बोला, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट या ऑफ एटम या ऑफ कंडक्टर, जो भी, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। देखो अभी तक जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो आपको एक चीज श्योर थी कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये बात कई बार आई,
जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। मैंने बाहर से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश की, ई एक्सटर्नल हमने लगाई। ई एक्सटर्नल लगाने पे क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रही। ई नेट इनसाइड इज 0। कई लोग ने मेरे कुछ लेक्चर्स बीच में छोड़े होंगे, उनको मैं बताऊं ऐसा क्यों हुआ, जल्दी से समझ लो। जैसे ही एक्सटर्नल लगाओगे, कंडक्टर के पास बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है कंडक्टर के पास बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज बहुत फ्री होता है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स किधर भागते हैं? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, नेगेटिव नेगेटिव, और जितना पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ आ गया। अरे मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो सॉरी, हाँ इधर नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव। अरे भाई ये कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लग जाती है? फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिट्रॉन बोल दो, ऐसे कुछ है नहीं, इमेजिनरी कहानी। तो इधर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, पढ़ा होगा आपने, चार्ज क्या हो गए? इंड्यूस। और कंडक्टर्स की या मेटल की खास बात होती है कितना भी चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं ये मत सोचो कितना स्ट्रॉन्ग, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। तुम जितनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतनी ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। नहीं समझे? क्या हुआ, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कुछ चार्ज इधर भाग गए, कौन से? नेगेटिव वाले किधर जाते हैं? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज किधर भागते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं नहीं कह रहा पॉजिटिव भागे, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने लगा। नेगेटिव किधर जाते हैं? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा उसने क्या ही किया है जिंदगी में। अच्छा ये हो गया। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव बनने की वजह से एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं ई इंड्यूस्ड, है ना। तो कंडक्टर की यही खास बात होती है, अपने अंदर इतनी बढ़िया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं कि बाहर वाले को पूरा कैंसिल कर देता है। कितनी भी लगाओ वो बना लेंगे जब तक ब्रेक डाउन ना हो जाए मटेरियल का, अदरवाइज कितनी भी लगाओ वो बना लेंगे। मतलब ये करते क्या है, ये ऐसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, नेगेटिव साइन लगाया अपोजिट के लिए और इक्वल तो ये, मतलब इधर ला के इसको ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? 0। इसको इधर लाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। ये दोनों इक्वल है ना, अपोजिट अपोजिट ऐसे है, कट जाएगा कि नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कट के 0 हो गई। इंड्यूस चार्ज यानी यहाँ पे कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, एक्यूमुलेट, कुछ चार्ज जम गया है इधर आके और इधर आके, और इस चार्ज जमने की कहानी की वजह से कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार पढ़ा। पर ध्यान देना वहां पे जो भी कंडक्टर हमने पढ़े वो आइसोलेटेड कंडक्टर थे। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब वो जो कभी कमिटेड नहीं हुआ, सिंगल कंडक्टर। हाय सर मैं शर्मा गया, हाय शर्माऊं, किसी किसी को बताऊं, कैसे किसी में सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां। कोशिश कर लो घर में प्रेम कहानी सुनाने की, फ्लाइंग चप्पल आपको रिसीव हो जाएगा, है ना। कई लोग होते हैं मैं इसी से शादी करेगा। अरे तेरे को पता नहीं है अभी जिंदगी कितनी आगे जाने वाली है, तेरे को 1% आइडिया नहीं है, मैं इसी से शादी करेगा। उस 60 बच्चे वाली क्लास में उतनी ही डोमेन के अंदर यही भगवान ने मेरे लिए बनाया। अरे भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और भी शायद बनाया हो, पहले दुनिया तो देखो बाहर। नहीं, उसी 60 की क्लास में यही जीवन साथी है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। इवॉल्व मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि एज में आपसे बड़ा हूँ, ये स्टोरीज हम लोग ने देखी, अपने साथ देखी, अपने अगल बगल देखी, तो उस एज में लगता है कि यही 100 बच्चे हैं ज़िंदगी में, यही 10 मेरे दोस्त हैं, इसी में से यही है मेरा जीवन साथी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आगे ग्रो करो लाइफ में, वेट करो। अगर तुमको सही में ये सब चीज़ें करनी है, अभी वेट करो, काम कर लो, फिर वेट करो, ठीक है। नहीं सर, अरे सुना होगा मम्मी कहती हैं जल्दी काम शैतान का, यू आर माई ट्रू लव। भगवान ने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बनाई है, पागल दुनिया तो देख लो पहले। क्या बता भगवान ने अच्छा, सर इससे अच्छी तो कोई है ही नहीं, सर इससे अच्छा तो कोई है नहीं। अरे क्या मैं बोलूँ। खुद सोचो यार, किससे झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, मानोगे नहीं। एक चीज़ होती है, मेरे दोस्त ने कहा था कि इंसान प्यार में अंधा होता है, और क्या, तो समझ ही लो। हाँ कहाँ थे? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टर की। तो मैंने बोला कि आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, सिंगल कंडक्टर, है ना, तो खाली कंडक्टर, अकेला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है जितनी बाहर लगाते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 रहती है। एक बार चार्ज एक्यूमुलेट हो गया उसके बाद 0। अब मेरा एक बड़ा अच्छा सवाल है
कि क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे इसके पास बटेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है, टेंशन मत लो, बटेरे हैं बहुत होते हैं। अभी हम अमाउंट दिखाएंगे आज क्लास में, बताएंगे भी कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के पास। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स अभी मूव कर रहे हैं कि अपनी जगह पे ऐसे बैठे हुए हैं? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी है, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठे हुए हैं या इधर उधर भाग रहे हैं? सोच के आंसर दो। भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। भैया बाहर टेम्परेचर तो होगा, बाहर हीट तो होगी, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, वही तो बता रहे हैं। जैसे मान लो इस कंडक्टर का टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है मान लो 28 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है कि नहीं? तो ये बाहर से हीट एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट। काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स को मिल रही होगी कि नहीं? काइनेटिक थ्योरी पढ़ा है कि हीट एब्जॉर्ब होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी इसके मॉलिक्यूल्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही होगी उसकी वजह से वो जुम्बा 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 वाइब्रेशनल मोशन कर रहे होंगे, यानी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सेंस ही मानेंगे, इनसाइड अभी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। सो इन द एब्सेंस ऑफ E net, the electrons still move inside conductor। कैसे? बहुत धीमे धीमे नहीं, बहुत तेज तेज चलते हैं, बहुत तेज तेज। ऐसा हल्का फुल्का नहीं। इलेक्ट्रॉन छोटा सा तो है, उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दो पागल हो जाता है, झुम 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 झुम, थोड़ी सी एनर्जी झुम 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 झुम। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर देखोगे, 25 से 30 के आसपास, तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन, जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये रैंडम मोशन इधर भाग रहा है, रैंडम मोशन इधर भाग के गया, ठीक है। और जिस स्पीड से यहां भाग के गया वो होती है करीब 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड इनसाइड कंडक्टर, और वो स्पीड होती है करीब 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। छोटी मोटी स्पीड नहीं है, जरा रियलाइज करो इसको। बहुत बड़ी स्पीड से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है। देखो यहाँ से टाइम ले रहे हैं, शुरू की चीजें आपकी पढ़ी हुई थी, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये अब कहानी स्टार्ट हुई। तो बहुत ही तेज स्पीड में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चल रहा है। इसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी, और डिनोट करते हैं इसको U से। V से करो, U से करो, आपकी मर्जी है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन U1 वेलोसिटी से मान लो इधर भागा, जूम। इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन इसी समय पे U2 वेलोसिटी से इधर भागा। सबकी वेलोसिटी सेम भी नहीं होती, अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे, सब मतलब बहुत ही रैंडम कहानी है ये इलेक्ट्रॉन मान लो U3 वेलोसिटी से ऊपर भागा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो U4 वेलोसिटी से नीचे भागा। इसमें यार अनगिनत फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रैंडम मोशन है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो U5 वेलोसिटी से इधर भागा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो U6 वेलोसिटी से इधर भागा। तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इतनी ज्यादा रैंडम डायरेक्शन है कि लास्ट में हम ये एज्यूम करते हैं, लास्ट में हम इस पूरी कहानी से ये एज्यूम करते हैं कि U एवरेज जो है वो 0 है, इसीलिए अंदर कोई करंट नहीं पैदा होता। वरना आयरन का रॉड अपने सामने रखो, उसको छो झक से करंट मार दे कि उसके अंदर करंट चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, ये बात सबको पता है। पता है ना, पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहा है। जब करंट ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो यही हम कह रहे हैं, मान लो रखा रखा कंडक्टर है, रखे रखे कंडक्टर में मैंने क्या क्या बोला, चलो पूरी कहानी जल्दी से फिर से देखते हैं। कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। कैसे बनी? इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागे, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके पास इतने ज्यादा चार्ज हैं, कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये यहाँ भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। जब बना लेंगे तब चार्ज मूव करना बंद कर देंगे, ये भी तो समझो, है ना। इतने चार्ज इधर इधर मूव कर गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गई, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, क्योंकि ई इंड्यूस्ड ई एक्सटर्नल के बराबर, प्रोवाइडेड आइसोलेटेड कंडक्टर हो। कहानी समझते जाना। फिर हमने कहा क्या इस सिचुएशन में इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन अब कहीं मूव करेंगे? अब पूरी कहानी खत्म होने के बाद ये चीज तुरंत हो जाती है, माइक्रो सेकेंड्स में। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहानी खटक, तुमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई, खचक से चार्ज ऐसे एक्यूमुलेट हुआ, खटक से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और तुरंत, समझ गया नेट, ये तुरंत होता है, इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा, कहानी चलेगी, रात होगी, उसके बाद तुरंत खटाक से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर 0 होती है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। हमने कहा क्या इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहा होगा?
अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता, पर हमने कहा मूव कर रहा होगा इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट द इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव इनसाइड कंडक्टर थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ड्यू टू हीट। बाई टेम्परेचर डिफरेंस और हीट ट्रांसफर होगी। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा, थोड़ी सी हीट दी, जम 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 मोशन करने लगा, और जो स्पीड से मोशन करता है बहुत ही हाई स्पीड होती है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास, 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास। फिर हमने कहा कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं और ये मोशन बहुत ही रैंडम होता है, ये वर्ड जरूर लिखना कॉपी में, ये मोशन बहुत ही ज्यादा रैंडम मोशन होता है, कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, सबकी स्पीड सेम नहीं होती है, पर इतना ज्यादा रैंडम हो गया कि हमने लास्ट में माना यू एवरेज इज 0। यू एवरेज को आप ऐसे लिख सकते हो, यहां लिखते हो यू एवरेज, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डैट 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 un डिवाइडेड बाई n एंड इट इज सीन दैट u एवरेज कम्स आउट टू बी 0। जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन नहीं होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, पर ओवरऑल एवरेज देखो तो एवरेज करंट इज 0। क्या इसके अंदर करंट नहीं है, इसके अंदर ट्रांजिएंट करंट छोटे छोटे बन रहे होंगे, बट ओवरऑल नेट करंट इज 0। मतलब कोई भी इसका 1 मीटर क्यूब का या 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया उठाओ तो उसके अंदर जितना करंट इधर बनता होगा उतना करंट इधर, नेट करंट 0, कोई भी छोटा सा। क्लियर? कोई आपसे बोले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा, गलत बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कोई आपसे बोले जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, नो, इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन। एवरेज पे वो रेस्ट पे है, यस, एवरेज पे रेस्ट है। इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। अगर आप पे यहीं पे मैं घुमा के एडवांस में एक सवाल पूछ लूं कि इस टाइम इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड 0 होगा, एवरेज स्पीड 0 नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इसमें एक बात ये भी सुन लो, कई बार पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहते हैं आप, एकदम डिटेल में चल रहा है, मैंने बोला ना कहानी है पूरी, और कई किताब से मैं पढ़ चुका हूँ 3-4 साल में, तो बहुत ही सारी बातें बताने को, और किसको बताऊँ, आप ही लोगों मेरे पास। हाँ, तो मैं कह रहा था एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, एक इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट, एक इलेक्ट्रॉन की भी। भाई 1 सेकंड में ये इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर जुम्बा फिर जुम्बा 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 जुम्बा, समझ रहे हो? किसी एक को भी पकड़ोगे तो भी एवरेज 0, क्योंकि उसका कोई नेट मोशन नहीं, बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे यस, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये इधर। क्लियर है? एवरेज स्पीड 0 नहीं है, स्पीड अलग चीज होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस तो लगातार ये सब कवर कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी 0 है। ये कहानी अच्छे से समझ में आई, पक्का समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब मजा आएगा कहानी जब आगे बढ़ेगी, जब इसमें मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा। अभी तक ये आइसोलेटेड था, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, अब आज इसमें बैटरी लगने वाली है। मिटा रहे मिटा रहे, मजा आ रहा है, मिटा रहे, मजा आ रहा है। सर मजा आ रहा था, पर आपने बोला कि शी इज नॉट द वन, ही इज नॉट द वन। मैं तो अपने क्लास वाले को ही दिल बैठा था, आपने तो दिल ही तोड़ दिया। कोई नहीं सर, यार अंधा होता है, मैं आपकी बात थोड़ी देर सुनेगा। कोई नहीं सुनता किसी की बात, है ना, सिर्फ समय सिखाता है इंसान को। आओ, मेरा आज कोई ब्रेकअप वेकअप नहीं हुआ है, सब लोग टेंशन क्या हो गया सर, बातें हैं आ जाती हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। मैं बात कर रहा था कि अब अगर हम इसी स्टोरी में एक बैटरी कनेक्ट कर दें, कहानी वही, बैटरी नहीं, रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी एक्सटर्नल, मान लो V इसका वोल्ट है, यहाँ प्लस V है, यहाँ 0 है, सब कर चुके। खैर, अब बैटरी लगाने से फायदा क्या हुआ? एक तो ये हुआ कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। भाई बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देती है, यहाँ पे प्लस पोटेंशियल लगा दिया, यहाँ पे 0 या नेगेटिव लगा ले, प्लस माइनस कर ले, ठीक है, प्लस है माइनस है ना। यहाँ मान लो 10 है, यहाँ मान लो 2 है, डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ मान लो 10 है, यहाँ -2 है, डिफरेंस कितना हो गया? 12 का हो गया। या यहाँ बाहर लिख लो, यहाँ 0 लिख लो तो भी डिफरेंस 12 करेगा, ये प्लस होता है माइनस। अच्छा, यानी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ई एक्सटर्नल, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे, और वही पूरा चार्ज एक्यूमुलेशन की कहानी हुई। और चार्ज एक्यूमुलेट हुए, ये बनेगी एक्सटर्नल फील्ड, तो चार्ज इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे। अरे है कि नहीं इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो यहाँ पे आके नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। पर इस बार चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव बगल में पॉजिटिव टर्मिनल है, कुचुक,
सारे इलेक्ट्रॉन अब इधर बह जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कह रहे थे हम जल के यहाँ पे जम जाएंगे, चलो 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 जमेंगे, चलो आई फिसल गया। हुआ क्या, इस बार कनेक्टिंग वायर्स आ गए, जिससे एक बैटरी जुड़ी है जो इलेक्ट्रॉन को लगातार चलाती रहती है, जमने नहीं देती है। बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है, गलत। बैटरी इलेक्ट्रॉन को चलाती रहती है, सही। सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है बात? तो ये बैटरी क्या करती है, यहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ के खींच लेती है, मतलब अब चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। इसी को आप यहां पॉजिट्रॉन के टर्म में समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के इधर से खींच लेती है। असल में खेल तो सारा इलेक्ट्रॉन को है। सो जैसे ही आप कनेक्टिंग वायर्स लगाओगे, कनेक्टिंग वायर्स अक्रॉस कंडक्टर, जैसे ही आप कनेक्टिंग वायर्स अक्रॉस कंडक्टर लगाओगे, वैसे ही क्या होगा, ये चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स। अब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, बैटरी चार्ज को पकड़ के घुमा देगी। चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप होने से अंदर जो ई इंड्यूस्ड बन रही थी वो डिक्रीज कर जाएगी, है ना। मान लो करीब करीब 0 हो गई, सब बैटरी लगाने का फर्क पड़ा। अब ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन नहीं है। अब इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और आ गया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ई नेट इनसाइड इज नॉट इक्वल टू 0 जबकि कंडक्टर है। समझ में आ गई कहानी? बार बार हम बात करते थे कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अभी भी हो सकती थी, वो बैटरी ने चार्ज का सर्कुलेशन बनाए रखा था। जब भी बैटरी लगाते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। क्लियर है यहां तक? अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ गई, अरे आ गई भाई, ये घुस गई इसके अंदर, ये चार्ज तो बह गया, ये चार्ज भी बह गया। देयर इज नो चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स, ये चीज बंद हो चुकी है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गई है खूबसूरत सी। अब सुनो, मजा आ रहा है? कहानी समझ में आ रही है? चलो, मैं खुश हूंगा अगर कहानी के अंत में तुमको मजा आया पूरी कहानी सुन के। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, किधर भागेगा? फील्ड की डायरेक्शन में कि फील्ड के अपोजिट? फील्ड के अपोजिट, इधर। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी, F। कितनी फोर्स लगती है ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो फोर्स इधर लगेगी QE, अगर ये नेगेटिव होगा तो फोर्स इधर लगेगी QE। छाप लो, ये बात तो पता होगी आपको। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, -QE + QE। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस तरफ फोर्स लगेगी QE। सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू QE, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज EE, है ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिख जाएंगे -EE, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट है फोर्स वेक्टर, है ना। अच्छा, हम पूछें व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन m, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m इज, याद रखना जो चीज यूज कर रहे हैं, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फोर्स कितनी है? -EE। माइनस क्यों लगा रहे हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट जा रहा है इसलिए, और ये m हो गया। क्लियर है? -EE/m। जिसका मन है ना लगाओ माइनस, समझ लो कि एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का? मॉड में समझ लो EE/m। टेंशन बहुत लेते हो, अब समझ में आ गया। ये एक्सेलरेशन किस तरफ है? ये सोच रहे हैं उस तरफ नेगेटिव है। अरे उस तरफ नेगेटिव छोड़ो, इस तरफ एक्सेलरेशन है। इस तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई स्पीड से भाग रहा। किससे भाग रहा? बढ़ती हुई स्पीड से भाग रहा। किससे भाग रहा? बढ़ती हुई स्पीड से भाग रहा। सर अगर बढ़ती हुई स्पीड से भाग रहा है तो ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट। यू आर राइट, बट ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा आपको लगा, ऐसा आपको फील हुआ कि इलेक्ट्रॉन विल नाउ रन विथ एक्सेलरेटेड मोशन। इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लग रही है, जुम 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 भागेगा, कच 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 कच, है ना, और इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागेगा। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। देखो अभी आपको एक फील आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी एक समय इसकी वेलोसिटी बहुत हो जाएगी ना। मतलब 1 मिनट के लिए करंट ऑन कर दें, 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए कर दें तो बहुत तेज इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। ऐसा होता नहीं है।
क्यों नहीं होता है। अब कहानी आई। कहानी ये है कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, फोर्स लगी, तो उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं। वो एटम्स जिनसे इलेक्ट्रॉन निकला था वो कर्नल बन के, है ना, वो आर्मी वाला कर्नल नहीं, KERNEL, कर्नल बोलते हैं जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो कर्नल बन के रास्ते में बैठा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें से, अब वो कर्नल बन के बैठा है। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा जाके कर्नल से टकराएगा, धूम, स्पीड 0 हो गई। फिर स्टार्ट किया मोशन, फिर आगे बढ़ा, धूम, स्पीड 0, फिर आगे बढ़ा, धूम धूम। और ये धूम धूम होना, जरा इमेजिन करो, करोड़ों एटम्स हैं, उनके बीच में करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, कितना ज़्यादा अंदर धूम 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 चल रहा होगा। दिस कोलिजन इज नॉट एग्जैक्ट कोलिजन, ऐसा सोचो मत जाके मार दिया उसको। कई लोग सच में सोचने लगे मार दिया। ये कर्नल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। जैसे मान लो कॉपर का कंडक्टर था, केमिस्ट्री देख लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा होगा, Cu+, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके बगल जाएगा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इसको। ऐसा नहीं कि जाके फिजिकल कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब फिजिक्स में ये नहीं होता कि दो बॉडी टकरा जाए बच्चों। कोलिजन का मतलब, अभी 11th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स में कोलिजन का मतलब ये होता है, कहानी है, हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है। कोलिजन का मतलब फिजिक्स में ये होता है कि एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी से इफेक्ट हो, या एक बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी के मोमेंटम से इफेक्ट हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि फिजिकल कोलिजन जाके भड़ाम से मार देगा उसको, वो हम बनाएंगे ऐसे ही, हम कहानी पढ़ रहे हम कहेंगे कोलिजन हुआ, बट एक्चुअल में ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो मान लो ये इधर भाग रहा था, इसमें मान लो इधर भाग रहा था, इसने पीछे खींच लिया, रैंडम है, एक कहानी है, पता नहीं कहाँ से खींच रहा हो, कहाँ लड़ रहा हो, बहुत कोलिजन होगा ये समझो। सो ड्यू टू दीज कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जाएगी, हर बार बढ़ाएगा हर बार लड़ जाएगा, हर बार बढ़ाएगा हर बार लड़ जाएगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्सेलरेटेड मोशन से नहीं चलता। इतने लड़ने भिड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से चलता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, बहना। तो बहुत धीमे धीमे बहेगा, ऐसे खसकेगा बस अपनी जगह से, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चल तो ऐसे ऐसे हर तरफ रहा है। थर्मल स्पीड तो अभी भी है, टेम्परेचर वाली स्पीड तो अभी भी है, वो थोड़ी ना कहीं गई। तो इधर जुम्बा 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 धड़ कर रहा है। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर खींच रही है, थोड़ा सा इधर खींचा, इधर भी लड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है एक्सेलरेट हो, क्या उसने कहा अच्छा ठीक है, जुम्बा जुम्बा हम भागते हैं। जैसे ही भागा, बड़ा लड़ा, फिर भागा, बड़ा लड़ा, फिर लड़ा, बड़ा लड़ा, है ना, दर्द हो रहा है ना तुमको इलेक्ट्रॉन का। बेचारे की स्पीड कभी बढ़ ही नहीं पाई, जैसे हम सोच रहे थे कि एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। लड़ते भिड़ते वो एक लास्ट में उसने एक अपना कॉम्प्रोमाइज़ किया ज़िंदगी में कि कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से हम चलेंगे, बट वो चल रहा है तेज वेलोसिटी से। ये कहानी है। असल में तो वो तेज वेलोसिटी से ऐसे जुम्बा 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 कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जैसे जुम्बा 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 जुम, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से थोड़ा सा इधर खिसक रहा है साथ साथ में, जुम्बा 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 जुम्बा, एक ऐसे डिंग 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 डिंग, मतलब ये वाले मोशंस तो लगातार कर रहा है और साथ में खिसकता जा रहा है। इमेजिन करो दिमाग में, ये ऐसे 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 रैंडम मोशंस बहुत तेज हो रहे हैं 10⁵ मीटर पर सेकंड से, और धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहा है। बहुत तेजी से नहीं चलता, जैसे इधर आता धड़ाम से लड़ गया, इधर आया धड़ाम से लड़ गया। ओवरऑल उसका कोई नेट मोशन इस तरफ बहुत तेज स्पीड का नहीं होता। होता है नेट मोशन, अब होगा तो है ही है, होगा तो है ही भैया, फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है, लड़ भिड़ रहा है, फिर भी फोर्स तो खत्म नहीं हो रही है, बट बहुत धीमे धीमे होता है। इसी बात को हम लिख के बताते हैं, इतना नोट कर लो। मजा आ रहा है, कहानी समझ में आ रही है? समझ में आएगा तो आपको डेरिवेशन बहुत आसान लगेगा। मिटारा जाए, मिटारा जाए, ओके। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू याद रखना। इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाली है फोर्स बटे मास, और फोर्स थी -E/m। माइनस ना भी याद रहे तो वैल्यू याद रखना। हाँ, तो अब आते हैं वापस कहानी पे। सो इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी will keep on increasing, but due to continuous collisions with kernels, कर्नल समझ गए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। कर्नल्स को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। चलो आज की कहानी में कर्नल को ऐसे दिखा देंगे। कर्नल्स, दी
velocity of electron keeps on decreasing. अच्छा, ऐसा नहीं है कि डिक्रीज ही होती रहेगी, फिर बढ़ेगी, ड्यू टू एक्सेलरेशन इट डिक्रीजेस. तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ अ कांस्टेंट small velocity in direction opposite to E net external, and this constant small velocity is called drift velocity. नोट कर लें. अब कई बच्चे कहते हैं हिंदी मीडियम से, तो वो भी सुन लें कि इलेक्ट्रॉन जुम्बा 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 मोशन कर रहा है, साथ में लड़ता भिड़ता जा रहा है, तो एक तो एक्सक्लेरेशन हो रहा है, तो हमें लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, बट लड़ने भिड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट रही है. तो ओवरऑल ये हुआ कि एक कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से वो चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत छोटी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन की, अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड. थर्मल वेलोसिटी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5. यहाँ दिखाएं क्या होगा. जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ऐसे भागा, यहाँ लड़ा किसी कर्नल से, फिर ऐसे भागा, फिर यहाँ लड़ा किसी और कर्नल से, फिर मान लो ऐसे भागा, या है ना, कोलिजन्स हो रहे हैं, इधर उधर जा रहा है, फिर इससे लड़ा, फिर यहाँ गया, फिर मान लो इससे लड़ा, फिर मान लो इससे लड़के मान लो यहाँ आया. ठीक है, तो एक तो इतना समय बीत गया, और इलेक्ट्रॉन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया, सिर्फ इतना. जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो यही है ना, ये सब कंडक्टर के अंदर है. और इस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैं कहाँ बनाऊं, यहाँ बना लूँ. ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, दिखाई पड़ रहा है. तो इलेक्ट्रॉन नेट जो मोशन किया वो इतना सा ही किया, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट हुआ, खिसक खिसक के चल रहा है, ड्रिफ्ट होके, ड्रिफ्ट मोशन कर रहा है थोड़ा सा. ओवरऑल ऐसे कचर 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 भाग रहा है, ये बहुत हाई स्पीड से भाग रहा है. अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड क्या है, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस तो सब ऐड होते हैं, तो एवरेज स्पीड इसकी बहुत हाई है, करीब 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास अप्रॉक्स. बट इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना सा हुआ, वो बहुत छोटा है डिस्प्लेसमेंट, यानी एवरेज वेलोसिटी इसकी बहुत छोटी है एज कंपेयर टू एवरेज स्पीड. एवरेज वेलोसिटी इसकी 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के आसपास. चलो सिर्फ इतना सा, नखरा इतना सा किया. ठीक है, हमें लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागेगा, एक्सेलरेशन हो रहा है, इधर भी आगे भी भागना चाह रहा है. ऐसा नहीं है, नेट तो वो हमेशा देखो आगे की तरफ ही भागा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही. थोड़ा सा थर्मल वेलोसिटी का भी इफेक्ट है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन. देखो इलेक्ट्रॉन को जो इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, सोच के आंसर दो, थर्मल से. एक्चुअल में तो उसको थर्मल से ही वेलोसिटी मिली, एक्सेलरेशन की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पर लड़ता भिड़ता भी जा रहा है. ये जो मोशन हुआ ये किसकी वजह से हुआ है, थर्मल की वजह से. ये जो मोशन हुआ है थर्मल की वजह से नहीं हुआ, थर्मल की वजह से तो वापस यहीं आ जाता, थर्मल में तो उसकी एवरेज 0 होती. समझो कहानी है, टाइम लगेगा, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है सब मैं डाल रहा हूं, जितनी दे सकता हूं. तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ, इसके अपोजिट फोर्स इधर हमेशा लग रही थी, बट साथ में वो थर्मल वेलोसिटी भी इसको इधर उधर नचा रही थी. तो यही बता रहा हूँ कि ऐसे 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 नाचते हुए धीमे धीमे ये आगे बढ़ रहा है. अब आप बोलोगे सर एक बार में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि लड़ भिड़ जा रहा है, एक्सेलरेशन तो है, जैसे इसने आगे बढ़ना चाहा यहाँ लड़ गया, है ना. फिर मान लो थोड़ा इधर, फिर थर्मल वेलोसिटी इधर यहाँ लड़ गया, फिर यहाँ लड़ा, फिर यहाँ लड़ा, तो नेट ये इतना ड्रिफ्ट कर पाया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दिस इज वेरी स्मॉल एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है एकदम. ठीक है, अब इसमें कुछ कहानियां और हैं वो भी समझ लो कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाउ, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा. दो सक्सेसिव, यहाँ वाला कोई वाला, और सब अलग अलग होते हैं. तो रैंडमनेस इसके अंदर ना, यहाँ टाउ 1 टाइम, यहाँ टाउ 2, यहाँ टाउ 3, यहाँ टाउ 4. तो टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, कि अभी आराम कर लो, अगला कोलिजन होने वाला है भैया, है ना, थोड़ी देर रेस्ट करिए भैया, अभी अगला कोलिजन कराते हैं. और लैम्डा को हम बोलते हैं फ्री पाथ. फ्री पाथ मतलब अभी इतनी दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही, आराम से चलाओ, फिर तो ठुकना ही है, जाके भिड़ना ही है, फ्री पाथ.
और रिलैक्सेशन टाइम। इतनी देर तक रिलैक्स करो फिर अगला कोलिजन, है ना। ये क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन, एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन, और दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, इसको हटा देते हैं। टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसका अब थोड़ी देर बाद हम यूज करेंगे, टाउ लैम्डा। क्लियर। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस तरफ जो चलने की स्पीड है वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, और ये जो रैंडम मोशन है इसकी स्पीड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। चले, चलो बहुत बढ़िया। अब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा लेंगे वीडी का, विच विल कम आउट टू बी -E/m इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम निकालने जा रहे हैं। चलो, कहानी आपने सारी पढ़ ली, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर मूव किया, जाके एक कर्नल से टकराया, फिर मान लो इधर मूव किया, दूसरे कर्नल से टकराया, यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम लगा, मान लो कितना बोल दें, टाउ लगा, और जो यहाँ इसकी फ्री पाथ है वो मान लो कितनी है, लैम्डा है। जैसे ही इससे टकराएगा इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद ये मोशन ये किस स्पीड से स्टार्ट करेगा, थर्मल स्पीड से। तो हमने बोला यहाँ इसकी स्पीड u1 है। फिर जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा, जब चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ इसकी स्पीड मान लो v1 हो गई, ठीक है। इस पूरे रास्ते इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा a, जो कि वहां देखा है। ये इसकी बात हुई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन को देख के नहीं बता देते, है ना। एक चीज लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, जैसे मैंने अभी बताया कि उसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि इसी के एवरेज स्पीड लेके आंसर दे दिया, और भी तो इलेक्ट्रॉन है। ड्रिफ्ट स्पीड सबको देख के आई है। मैंने जो वहां वैल्यू लिखी थी वो उस इलेक्ट्रॉन की नहीं थी, वैसे कई इलेक्ट्रॉन थे वही काम कर रहे थे, उन सब की जो एवरेज स्पीड आई थी वो लिखी थी। ध्यान देना, याद रखना, इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि एक ही को देख के कि ये एवरेज, वो तो ऐसे ही मोशन किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखा जो अंदर थे। मान लो यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन है कोई, वो अलग तरह का मोशन कर रहा है, सब अपनी अपनी कहानी जी रहे हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन मान लो इधर मूव किया, इधर मूव किया, इसे टकराया, ठीक है, यहाँ मूव किया, तो इसको लड़ने के बाद इसकी मान लो थर्मल वेलोसिटी u2 हो गई, यहाँ आके इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, टाइम इसने t2 लिया, इसको τ1 कर लेते हैं, λ1 कर लेते हैं। इसका फ्री पाथ मान लो λ2 है, और एक्सेलरेशन तो सबका सेम रहेगा, कि एक्सेलरेशन भी डिफरेंट, वो तो सेम रहेगा, e भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, मास भी सेम। इस तरह से अनगिनत इलेक्ट्रॉन है, सब अपनी अपनी कहानी जी रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये ऐसे आया, यहाँ कर्नल से टकराया, फिर ऐसे भाग गया, ठीक है, यहाँ भाग गया, यहाँ अगला कोलिजन करने वाला है, ठीक। दो कोलिजन्स के बीच की बात कर रहे हैं। इस कोलिजन के बाद इसके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी, यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़ के v1 हो गई, इसके बीच का जो पाथ है उसमें टाइम लगा, सॉरी u3 और v3, बीच में टाइम लगा τ3, डिस्टेंस λ3, एक्सेलरेशन। अब क्लियर हो रही है बात। ओवरऑल जो आप नेट देखोगे तो हम पूरी कहानी को ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ये बना लो, जैसा बनाना हो, ये एक्सटर्नल, तो ओवरऑल पूरी कहानी को आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन धीमे 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 इस तरफ चल रहे हैं, बहुत धीमे धीमे, किस स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ओवरऑल जब बाहर से देखोगे तो ये रैंडम मोशन दिखाई नहीं पड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जब पूरे बंच को देखोगे सब धीमे धीमे खिसकते जा रहे हैं, किस स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्यों बोलते थे, इलेक्ट्रॉन गैस क्यों, गैस जैसा चल रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते रहते हैं, पर अगर प्रेशर डिफरेंस लगा दो तो मॉलिक्यूल्स हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर चलने लगेंगे। बट क्या अंदर उनका रैंडम मोशन बंद होता है, नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार रैंडम मोशन करते हैं कि नहीं, करते रहते हैं। बट अगर आप इधर हाई प्रेशर लगाओ, इधर लो प्रेशर, तो मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की तरफ आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, इलेक्ट्रॉन ऐसे जम 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 कर रहा है, वो दिख नहीं रहा, अब हमें एक नेट मोशन दिख रहा है इस तरफ धीमे धीमे ड्रिफ्ट स्पीड से। तो यहाँ आते हैं, ये पहले इलेक्ट्रॉन की कहानी, ये दूसरे की कहानी है, तीसरे की। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है इस तरफ जाने की, इसकी मान लो v1 हुई, इसकी v2 हुई, इसकी v3 हुई, vn हुई, उन सारी स्पीड का जो एवरेज है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो v एवरेज और यू कैन से v ड्रिफ्ट is equals to v1 plus v2 plus v3 dash 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 up to vn divided by n। अब v1 कैसे निकालोगे? यहाँ वेलोसिटी u1, इस कोलिजन से इस कोलिजन के बीच का टाइम τ1, यहाँ वेलोसिटी v1। सो आप क्या ये लिख सकते हो, v1 is equals to u1 plus a τ1, v is equals to u plus at। इधर से v2 is equals to u2 plus a τ2, v3 is equals to u3 plus a τ3 dash 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 vn is equals to un plus a tau n। अब जब आप v एवरेज निकालोगे तो सबका, जब सबको ऐड करोगे, ऐड ही तो करना है ना, तो सब u1 u2 u3 सारी वेलोसिटी ऐड हो रही है ना, तो u1 u2 u3 को एक तरफ लिख लो, u1 plus u2 plus u3 dash 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 un upon n plus a tau1 a tau2 a tau3, तो a कॉमन ले लें, tau1 plus tau2 प्लस τ3 डैश 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 τn डिवाइड बाई n, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो सही, सबको हमने v1 की जगह u1 प्लस a τ1, इसके u2 प्लस a τ2 सबको लिखा, फिर u1 u2 को एक तरफ कर लिया, a कॉमन ले लिया, भाई इन सबको ऐड करोगे तो u1 u2 और इसमें से a कॉमन τ1 प्लस τ2 और डिवाइड बाई n कर दिया। बच्चों ये चीज़ कितनी आने वाली है? 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी, हाय 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 हाय, ये चीज़ कितनी हो गई? 0 हो गई। तो वेलोसिटी है, वेक्टर फॉर्म में चलेगी कहानी, है क्या बात? तो ये चीज पूरी 0, बहुत बढ़िया। प्लस a, अच्छा τ1 प्लस τ2 डाड़ा डाड़ा डा, इसको बोलते हैं, इसको भी कुछ बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक एक का कौन मेजर करेगा? हमने कहा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn डिवाइड बाई n को बोल दो टाउ एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो a इंटू टाउ एवरेज, ए की वैल्यू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू माइनस ई बाय एम टाउ एवरेज। ये सब तो आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ एवरेज इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन का हमने रिलैक्सेशन टाइम देख के एवरेज निकाल दिया। दिस वॉज दी होल स्टोरी। अब आप इसको छाप लें और एक बार रिवाइज करो पूरी कहानी यहाँ तक, तभी मजा आएगा। लंबी कहानी थी। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट। बस जरा रुको, पहले इसको पढ़ो, इसको समझो, फिर भाई नोट कर लिया, इसको नोट कर लें ये चीज, फिर हम आगे बढ़े। रिलेशनशिप ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी नोट कर लें, पॉज करके पूरी कहानी को एक बार रिवाइज कर लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंच जाएं। फीलिंग आ रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? बहुत ही छोटी सी वेलोसिटी, धीमे धीमे चलने वाली इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, सारे इलेक्ट्रॉन धीमे 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 इधर खिसक रहे हैं विथ वेलोसिटी वीडी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी चलते हैं। अब यहाँ से आगे हम जितना भी डिस्कशन करेंगे, हम जब भी आपसे बोलेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, एग्जाम में सवाल आया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, सब भूल जाना, अभी मत भूलना, बाद में सब भूल जाना और मानना इलेक्ट्रॉन चल रहा है विथ वेलोसिटी ड्रिफ्ट। चाहे एक की बात करें चाहे अनगिनत की बात करें, हम हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को वीडी मान लेते हैं एवरेज। कहाँ एक एक की निकालते फिरेंगे, ये समझ रहे हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ एवरेज, τ1 प्लस टाउ अपॉन n। इस तरह से मीन फ्री पाथ भी होती है। क्या होती है? मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ दिखाया था, λ1 λ2, एक मीन फ्री पाथ भी होती है। ठीक है, यहाँ बता देते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ ये क्या हो जाएगी? लैम्डा मीन। ये क्या हो जाएगा? λ1 प्लस λ2 डैश डैश लैम्डा n डिवाइड बाई n। ठीक है, क्लियर है? क्या रिलेशन होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टाउ का रिलेशन होता है। ये स्पीड हो गई ना, नोट कर लें, बताएं फिर, छोटी सी बात है, वहां सवाल आ नहीं रहे। नोट कर लिया इतना? अच्छा, ठीक है। और एक छोटा सा कंसेप्ट और है, देख लो, यहाँ सवाल मिलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, इतना लोड मत लेना। दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है,
टाइम है, टाउ है, ठीक है। मीन ले लेते हैं, दोनों एवरेज ले लेते हैं, टाउ एवरेज, लैम्डा मीन, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चला ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो हम बोलते हैं वी ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो हो सकता है इसमें से कोई एक दे दे, दूसरा गायब कर दे, सो यू कैन फाइंड आउट दिस। क्लियर है? ये रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिटाना जाए डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अच्छा, अब मान लो आपसे कह दे कि पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में वैसे भी आने वाला नहीं है, क्यों? अरे यार चैप्टर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादा मायने रखता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा मायने कौन रखेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में चीज़ें जानना जरूरी है। तो मान लो यहाँ बैटरी लगा दी, तो भाई बैटरी लगाने से क्या होगा? इसके बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा जो बैटरी का है, V मिल गया। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ L है, हमें दी रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगी E, इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट इधर भागने लगेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो आपको पता होगा कि रिलेशन बिटवीन E एंड V हमने पढ़ा था ना, dV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dx, है ना। अब यहाँ देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट केस में आप सीधा लगाते थे डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा एक्स। ये डिस्टेंस होता था। डिस्टेंस कितना है? जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनके बीच के डिस्टेंस को हम डेल्टा एक्स लिखते थे। कितना डिस्टेंस है? L। यानी यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू E इंटू L। यहाँ से E इज इक्वल्स टू V बराबर L लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आएगी VD इज इक्वल्स टू, अब माइनस हटा देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, अभी ये स्केलर हो गया, EV बाई ML इंटू टाउ। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। यहाँ बात समझ में नहीं आ रही, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ठीक है। करंट बहता है हायर से लोअर, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट लोअर टू हायर, है कि नहीं? देखो इधर पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव, इधर लोअर है तो लोअर से हायर। VD इज इक्वल्स टू EV बाई ML इंटू टाउ, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये वाला रिलेशन ज़्यादा काम का होगा हमारे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस की ज़्यादा बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू EV बाई ML इंटू टाउ। मिटा दिया जाए, E इज इक्वल्स टू V बाई L। ये इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। चल, तो यहां तक बात हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब आता है रिलेशनशिप ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशनशिप ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां लिख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो इतने दिन बाद डिराइव हुआ, माइनस E बाय M इंटू टाउ एवरेज, या EV बाय ML इंटू टाउ एवरेज, ये ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। हाँ, अब आ रहा है रिलेशनशिप ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट I विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत आती है कि करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। तो इसका जो आंसर आने वाला लिख दें पहले से, है ना, आप याद आ जाए, आपने किताब में देखा होगा, I इज इक्वल्स टू VDENA। डिफरेंट टर्म्स की क्या मीनिंग है पढ़ो तब समझो। चलें स्टार्ट करें। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिश्ता है? पवित्र रिश्ता है, टेंशन ना लें। मान लीजिए यहाँ एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में कोई करंट वगैरह फ्लो कर रहा है। अच्छा, मान लो यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें, सॉरी, यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें ऐसे, और मान लें कि dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो dt टाइम में यहां से आगे बढ़ के मान लो यहां पहुंच गए। ये इलेक्ट्रॉन सब यहां पहुंच गए। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट, इसको बोल देते हैं 1'। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां थे वो यहां से यहां पहुंच गए, कितने टाइम में? इन अ टाइम इंटरवल dt। यहां लिख देते हैं इन अ टाइम इंटरवल dt, ठीक है।
अब एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे तो इनके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए यहाँ पे आ गए इस क्रॉस सेक्शन के, जिसका एरिया मान लो ए है, ये मूव करते हुए जब यहाँ आ गए तो इनके पीछे के इलेक्ट्रॉन इनको फॉलो करते हुए इसमें जमा हो जाएंगे, यानी इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन्स तो पूरी जगह है, पूरे में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं ना। मेटल्स या कंडक्टर के पास क्या होता है, कंडक्टर के पास बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम कैसे बताते हैं, इसको हम बताते हैं n से। n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करो तो उसकी डेंसिटी आती है। इलेक्ट्रॉन की क्या डेंसिटी है, कितना घना इलेक्ट्रॉन है ना। इसको हम लोग बोलते भी हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। n इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप मेटल के लिए देखो, कॉपर वगैरह गुड कंडक्टर के देखो, तो ये होता है 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर के क्यूब में, 1 मीटर के क्यूब में, ये 1 मीटर होता है, इसका क्यूब बना लो, जुम 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 जुम, ये क्यूब बन गया, जुम जुम जुम, ये डब्बा तैयार हो गया। इस क्यूब के अंदर 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए मैंने कहा था बठेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन dt टाइम में यहाँ पहुंचेंगे तो इसके पीछे वाले सारे इलेक्ट्रॉन भी तो आगे बढ़ेंगे। अरे सब ड्रिफ्ट वेलोसिटीज चल रहे होंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, टेंशन ना ले। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, मान लो इस डायरेक्शन में, ऐसे टी पुटुक पुटुक, ठीक है। हमने यहाँ पे E एक्सटर्नल लगा रखा है इस तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। तो हमने कहा जब ये यहाँ पहुंचा तो इसके पीछे इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया के, इन सब में यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है कि नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि dt टाइम में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास्ड क्रॉस सेक्शन 1 इन क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt, कितने इलेक्ट्रॉन पास किए। भाई जितने इसमें से पास किए होंगे dt में से, dt भी मतलब एक टाइम इंटरवल है, थोड़े से पहले पास, ये देखो ये आगे बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे वाले अंदर घुसते जा रहे हैं, ऐसे ट्रेन बना के कुछ छुक 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 छुक, इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये समझ रहे हो। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, ये इसका पीछा कर रहे हैं। तो हमने पूछा dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इसको पास किए, तो जितने इलेक्ट्रॉन पास किए वही तो इसके बीच में भर जाएंगे। आराम सोचो, dt टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान लो जब यहां पहुंचा और लास्ट dt का एकदम आखिरी समय चल रहा है, उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्रॉस किए वो यहीं पे तो होंगे। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके पीछे इलेक्ट्रॉन इसको फॉलो करेंगे, यानी dt टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन इसको पार किए होंगे, ये यहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन इसके पीछे, तो dt टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे हैं वही तो इसको क्रॉस किए, इज इक्वल्स टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन शेडेड रीजन, है कि नहीं। ये dt टाइम में यहां पहुंचा, इसके पीछे के इलेक्ट्रॉन इसको फॉलो कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन आके यहां भर जाएंगे कि नहीं। ये यहां तक पहुंचा और इसके पीछे के इलेक्ट्रॉन यहां, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, ये यहां थी, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, ठीक है। ये हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमसे कोई पूछे व्हाट इज द चार्ज दैट हैज पास्ड, चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt dq, इसको हम बोल देते हैं dq चार्ज पास किया यहाँ से यहाँ। तो बच्चों कितना चार्ज पास करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए उतना ही चार्ज पास किया होगा। अरे भैया dt टाइम में इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन पास किए वो यहाँ भर गए, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से पास किए होंगे। जो यहाँ भरे वो यहीं से तो पास करके गए हैं। dt टाइम में ये यहाँ पहुंचा, इसके पीछे के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, मतलब dt टाइम में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, ये सारे, तो इतना चार्ज इसमें से पास किया। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करो, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से पास किए, जितने इसमें भर गए, कितने भरे हैं निकाल सकते हो। कैसे निकालो, कैसे निकालो, कैसे निकालोगे, नहीं समझ रहे, बात समझ रहे हो कि नहीं। हमने पूछा यहाँ से कितने चार्ज पास किया या कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, जितने इसके अंदर भरे उतने ही पास किए। इसके अंदर कितने भरे निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकाल लो। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन सारे आगे भाग रहे हैं किस स्पीड से, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से आगे भाग रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना होगा, वी ड्रिफ्ट इंटू टाइम dt। और इसका एरिया कितना बोल रखा है, ए, तो लेंथ इंटू एरिया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ वी डी इंटू डी टी इंटू एरिया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, ये हो गया डी क्यू। बोलो आया, नहीं आया, फील नहीं आया, फील नहीं आया, फील नहीं आया। मैंने कहा डी क्यू निकालना है, कितना चार्ज इसमें से पास किया, मैंने कहा उतना ही पास किया जितना इसके बीच अंदर आके भर गया। मैंने कहा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे ये निकाला जा सकता है। हाँ, इसका वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, वी डी इंटू डी टी, ये हो गई लेंथ, एरिया हो गया ए। ये इसका वॉल्यूम हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से। ये कैसे वी डी इंटू डी टी हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो भागा किस स्पीड से भागा था, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है, कितना टाइम लिया, डी टी टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम। अब ये कितना हो गया, डी क्यू, और डी टी को इधर ले आओ। सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। इसी को आप करंट आई बोल सकते हो। I इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, आई इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, वीना। I इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। अब इसमें वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, करंट I इज इक्वल्स टू वीना, वीना, करंट I इज इक्वल्स टू वीना। क्लियर है। अब यहाँ वेक्टर लगा नहीं सकते, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वरना माइनस वेक्टर लगा, वेक्टर साइन वन यहाँ नहीं लगा सकते ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, तो इससे वैल्यू मिल सकती है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई। हमने कहा dt टाइम में इसमें से कितना चार्ज पास किया, हमने कहा जितना पास किया उतना इसके अंदर भर गया है। इसके अंदर कितना चार्ज भर गया है, कैसे निकालें, चार्ज निकालने का तरीका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, हमें पर यूनिट वॉल्यूम पता है n है, तो इतने वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दो। इसका वॉल्यूम कैसे मिला, ये vd से tt टाइम तक चला, तो vd dt एरिया a। ये वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट वॉल्यूम से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। I इज इक्वल्स टू वी ना। मिटाया जाए, नोट कर लो पॉज करके, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, मिटाया जाए, ओके। तो I इज इक्वल्स टू वी ना, I इज इक्वल्स टू वी ना। और इसमें डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग आपको क्लियर है एकदम। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो हमने देखा कि I इज इक्वल्स टू आ गया है वी ना, वी डी ई एन ए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ई वी बाई एम एल ई एन ए बोल सकते हैं। यहाँ देखो I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वेयर अपॉन एम एल, अच्छा टाउ भी होगा ना, इंटू टाउ एवरेज। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू I इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ई वी बाई एम एल इंटू टाउ बोल दे इसको, टाउ एवरेज को थोड़ी देर के लिए, एन ए, ठीक है, समझ लेना टाउ एवरेज है। I इज इक्वल्स टू ई एन ए, हाँ ये, तो I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वेयर अपॉन एम एल टाउ इंटू वी। सो V इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो, एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू I। जरा ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, V इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अगला लेक्चर यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं हम, हो गया। I इज इक्वल्स टू वी ना तक ही पढ़ाना था। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, l लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी जब तक टेम्परेचर ना चेंज हो। भाई टेम्परेचर चेंज होने पे ये बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और निकल के आ जाएंगे,
है ना। टेम्परेचर आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ भी इफेक्ट होगा, टाउ कम हो जाएगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लड़ना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर से इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज ये कांस्टेंट है ना। व्हाट इज दिस? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। व्हाट इज दिस? लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, है ना। v इज इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर टाउ। ए भी होगा ना, ए कहाँ गया? ये ml यहाँ पे होगा, ए टाउ है, ये होगा। अब सही है, v ना, v की जगह ये एरिया इसके साथ मल्टीप्लाइड है, फिर एरिया नीचे आ जाएगा, ml अपॉन n स्क्वायर टाउ है। n क्या है? n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये सभी क्वांटिटी देखो कांस्टेंट रहनी है, इसमें कोई भी क्वांटिटी आप देखो चेंज होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। ध्यान से देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया चेंज नहीं, कंडक्टर चेंज नहीं होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चेंज हो सकता है विथ टेम्परेचर कैन चेंज, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे और आयनाइजेशन होगा, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो सकता है विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, तेजी तेजी से लड़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। पर अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो क्या हम बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? क्या यही ओम्स लॉ है? प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, the potential difference across the ends of conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor provided temperature is constant। ये है ओम्स लॉ। फील हुआ आज आपको ओम्स लॉ? इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम उठाएंगे यहीं से। V इज इक्वल्स टू ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। बच्चों यही रेजिस्टेंस बन जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर से। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से उठाएंगे। तो ओम्स लॉ यहाँ से आता है। फील मिला आज ओम्स लॉ का? क्योंकि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, कंडक्टर में ही लगता है ओम्स लॉ, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है और इसमें से ये और ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती हैं, इसीलिए बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया। अगला लेक्चर लेके आते हैं इसी में आगे कि भाई ओम्स लॉ का फील क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये रेजिस्टेंस है V इज इक्वल्स टू आई आर से, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।